हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 4 इकोनॉमिक्स फूड सिक्योरिटी इन इंडिया क्लास 9th। ओके, सो फूड सिक्योरिटी इन इंडिया का मीनिंग क्या है कि इंडिया में फूड सिक्योरिटी क्यों होनी चाहिए एंड किसके लिए होनी चाहिए एंड क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। एंड इस वजह से क्या क्या हमारे इंडिया में ज़रूरतें लोगों की कम हुई हैं। ओके, लाइक जैसे लोग पहले क्या करते थे, भूखे पेट सो जाते थे, बट फूड सिक्योरिटी की वजह से इंडिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो भूखे नहीं सोते। सो इस लेसन में हम वो ही पढ़ेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है एंड आगे के पार्ट्स इसके। सो ओवरव्यू पढ़ लेते हैं। फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, accessibility एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स। ये डेफिनेशन है फूड सिक्योरिटी की। It is a definition of food security. Understand and get it? So, definition अगर आपको आएगी फूड सिक्योरिटी की, तो आपको ये ही लिखना है। Understand? Okay then. The poor households are more vulnerable to food insecurity when there is a problem of production is distribution of food crops. Food security depends on the public distribution system PDS and government and action at times when the security is threatened. So इसका मीनिंग ये हुआ कि जो पुअर पीपल्स हैं वो क्या करते हैं, खाना मतलब उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो खाना क्या कर सकें, खरीद सके। तो उसके लिए हमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगाया गया है हमारी गवर्नमेंट ने, PDS, जो कि विलेजेस में होता है। लाइक विलेजेस में वहाँ पे आपको कम रेट में खाना मिलता है। ओके, हाँ। सो आगे पढ़ेंगे वही। तो क्या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कितने, मतलब ये आपको क्वेश्चन आ भी सकते हैं, ठीक है। तो हाफ रेट होता है एज कंपेयर टू मार्केट। ओके, हाफ रेट। सो ये दो टाइप्स के होते हैं, BPL एंड APL। ओके, सो BPL एंड APL। तो देखो, जो BPL, जिसके पास BPL कार्ड होगा ना, उसको जो राइस है देखो हमारे पास दो तरह के कार्ड्स होते हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ कार्ड्स। ओके, सो फर्स्ट इज BPL एंड सेकेंड इज APL। देखो अगर हमें राशन लेना है APL से एंड BPL से, जिसके पास BPL कार्ड होता है, BPL कार्ड किसके पास होता है, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं। ओके, सो आपको अगर आपके पास BPL कार्ड है तो आपको 2 रुपीज़ में खाना मिलेगा राइस। राइस का रेट क्या होता है, 2 रुपीज़। ओके, एंड इन APL वो उसी राइस का होता है 10। तो देखो कितना कम है, 80% कम होता है APL से। तो देखो कितना, जिसके पास BPL कार्ड है उसको कितनी, मतलब ये इसलिए रखा गया है जो लोग पुअर होते हैं उनको खाना प्रोवाइड हो सके, ठीक है। ये तो हो गई हमारी राइस की बारी। तो आता है व्हीट, गेहूँ। वो कितने की मिलती है BPL में, आपको मिलती है 3 रुपीज़ की, एंड वही APL में आपको मिलेगी वो 12 रुपीज़ की। अब देखो, ओके, सो हमारी गवर्नमेंट ने जो लोग भूखे सो जाते हैं उनके लिए ये BPL कार्ड रखा हुआ है, जो अपनी ज़रूरतें, अपनी नीड्स पूरी नहीं कर पाते, खाना नहीं खा पाते, बिकॉज उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अफोर्ड कर सके चीज़ों को। ओके, हमने ऊपर पढ़ा था ना, वही अब नीचे पॉइंट्स आएंगे। यहाँ तक क्लियर? ओके, सो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे आता है व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी होता क्या है,
ओके। अब तक तो हमने यही पढ़ा था कि हाँ कैसे, क्यों, लाइक। ओके, अब हम पढ़ेंगे फूड सिक्योरिटी होता क्या है। फूड इज असेंशियल फॉर लिविंग एज एयर इज फॉर ब्रीदिंग। फूड But food security means something more than getting 2 secure meals. Food security has following dimensions. Okay? तो फूड हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है जितना हमारे लिए एयर इम्पोर्टेंट है। ओके, तो फूड सिक्योरिटी का मीन्स ये होता है कि हमें 2 वक्त का खाना मिल पाए, सबको प्रोवाइड हो पाए। अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, ये जो हमने 3 पॉइंट्स ऊपर पढ़े थे, ठीक है, ये 3 डायमेंशंस हैं हमारे फूड सिक्योरिटी के। सो सबसे पहले है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, फूड इम्पोर्ट्स द प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन गवर्नमेंट ग्रेनेज। अब देखो, अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि आपकी कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है फूड्स का, ठीक है, एंड कितना इम्पोर्ट हो रहा है, एंड कितना प्रीवियस ईयर का आपके पास स्टॉक बचा हुआ है, एंड कितना आपने स्टोर कर रखा है। तो यहाँ पे अब एक बात आ रही होगी कि प्रीवियस ईयर्स का स्टॉक मतलब स्टॉक क्या, मतलब स्टोर किया है क्या। तो अब देखो यहाँ पे एक बात है कि फूड सिक्योरिटी के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने 2 ईयर का स्टॉक अपने पास रखा हुआ होता है, 2 ईयर्स का। इसका मतलब ये है कि अगर कुछ हो जाए तो उसके पास इतना खाना होता है, वो 2 ईयर का स्टॉक रखता है कि पूरी जो कंट्री है उसको प्रोवाइड करवा सके 2 वक्त का खाना एक दिन में। तो ये देखो इतना फूड उन्होंने रखा हुआ है कि अगर कोई नेशनल डिज़ास्टर आगे आ गया, वो भी हम पढ़ेंगे आगे आगे। असेसिबिलिटी मीन्स, तो असेसिबिलिटी का क्या मीन होता है, मीन्स फूड विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन, कि जो फूड है वो सब जैसे कितना एक पर्सन सबको प्रोवाइड हो सके, ठीक है। इसका मीनिंग यही होता है कि सबको प्रोवाइड हो सके, उसकी नीड्स जो है फूड के प्रति वो सबको प्रोवाइड हो सके। ओके, सो अफोर्डेबिलिटी का मीनिंग अब आपको ऐसे समझ में आ रहा है, अफोर्ड करना फूड को, यानी कि इतने पैसे में उसको मिलना है कि उसके पास इतना पैसा हो कि वो फूड को ले सके, ठीक है, एंड जितना उसे चाहिए उतना वो ले सके। अफोर्डेबिलिटी implies that an individual has enough money to buy sufficient, safe and nutritious food to meet one's dietary needs। यानी कि इसका मतलब वही हुआ जैसे मैंने बताया कि एक पर्सन के पास इतना पैसा हो कि वो एक न्यूट्रिशन फूड ले सके। ओके, सो दस फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन अ कंट्री ओनली इफ फर्स्ट इनो फूड। तो ये आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है कि फूड सिक्योरिटी कब माना जाता है कंट्री में, जब उसके पास इनो फूड इज़ अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सनस। अब आता है बात कि एक कंट्री को कब फूड सिक्योर बोला जाता है, ठीक है, कब बोला जाता है, जब उस फर्स्ट पॉइंट इनो फूड इज़ अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सन, उसके पास इतना फूड हो कि सारे पर्सनस के लिए। ओके, ऑल पर्सनस हैव द कैपेसिटी टू बाय फूड ऑफ acceptable quality and there is no barrier on access to food। इन तीनों पॉइंट्स का मतलब मैं एक साथ जोड़ूंगी और बताऊंगी आपको, लाइक मतलब उसके पास इतना पैसा होना चाहिए, उसके पास इतना, एक कंट्री के पास इतना फूड होना चाहिए कि वो अपने पीपल्स को, अपनी जनता को प्रोवाइड करवा सके, ठीक है, एंड उनके पास इतना, और उन पर्सन्स के पास इतना पैसा भी होना चाहिए कि वो उस फूड को खरीद सके, एंड उन पे कोई बैरियर नहीं लगे होने चाहिए, मतलब कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि आपको इतना फूड ही मिलेगा, आपको इतना ही होगा, आप कितने भी ईयर्स या फिर डेज का अपने पास राशन रख सकते हैं, आपको कोई मना नहीं है। वाई फूड सिक्योरिटी, सो आगे पहले मैंने बोला था कि फूड सिक्योरिटी हमें, पहले तो मैंने बताया था व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी, अब वाई फूड सिक्योरिटी, हमें फूड सिक्योरिटी क्यों चाहिए। देखो, इफ़ मैंने बताया था कि नेशनल डिज़ास्टर आ जाए तो 2 ईयर्स का स्टॉक गवर्नमेंट अपने पास रखती है, ठीक है, वही हम पढ़ेंगे इसमें। द पूरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी माइट बी फूड इंश्योर मस्ट ऑफ टाइम वाइल पर्सन अबव द पॉवर्टी लाइन माइट आल्सो बी फूड इनसिक्योर व्हेन द कंट्री फेसेस नेशनल डिज़ास्टर। तो बात करते हैं, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है ना, वो क्या आता है, वो सब तभी नहीं, मतलब फूड इंश्योर नहीं कर पाते, मतलब ले नहीं पाते, इतना पैसा नहीं होता उनके पास। बट अगर
एक टाइम ऐसा भी हो सकता है कि जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आते हैं ना वो भी फूड ना खरीद सकें। क्यों ना खरीद सकें? अगर हमारी कंट्री में नेशनल डिज़ास्टर आ गया, ठीक है, लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो अब आ गया, इफ़ आ गया हमारी कंट्री में तो क्या होगा? तो जो प्राइजेस होंगे फूड्स के, वो जो हमारे पास जो क्रॉप्स हैं वो कम बचेंगे। सो ऑफ कोर्स है कि हमारे जो प्राइजेस हैं वो हाई हो जाएंगे। इसकी वजह से जो है हमारी लेस पॉवर्टी है लाइन से, वो तो फूड खरीद ही नहीं पाएंगे, और हम जो मिडल्स हैं वो भी शायद ही फूड खरीद पाएंगे, वही बताया। सो हाउ इज़ फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग अ कैलामिटी? सो इसका मीनिंग ये है कि फूड सिक्योरिटी क्या इफेक्ट करती है। ड्यू टू अ नेचुरल कैलामिटी से थ्रो टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्रीज, it creates a shortage of food in the affected areas. Due to shortage of foods, the prices go up. At the high prices, some people cannot afford to buy food. If such a calamity happens in a very widespread area or is stretched over a long time period, it may cause a situation of starvation. सो अब इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने बताया, इफ़ ऐसा कोई फेमाइन आ गया तो आपकी कंट्री में क्या है, जो फूड क्या होंगे, क्रॉप्स आपके डिक्रीज़ होना हो जाएंगे। तो डिक्रीज़ अगर होंगे तो ऑफकोर्स ही बात है, जो क्रॉप्स के प्राइसेस हैं वो हाई हो जाएंगे एंड कई लोग खाना नहीं खरीद पाएंगे, एंड उसकी वजह से क्या होगा, स्टारवेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब स्टारवेशन क्या होता है कि एक फेमाइन की वजह से लोग क्या है, भूखे मर रहे हैं, ठीक है, ये होता है इसका मीनिंग। A famine is characterized by widespread deaths due to starvation and caused by forced use of contaminated water, of decaying food and loss of body restriction due to weakening from starvation। अब देखो, फेमाइन की डेफिनेशन बताई गई है यहाँ पे, सो इसको याद कर लेना। मैं इसका हिंदी में मीनिंग बता देती हूँ, ये यहाँ तक, ओके। यानी कि हमारी फेमाइन बोलते किसे हैं कि डेथ्स हो जाए स्टारवेशन की वजह से, भूखमारी से लोगों की मौत हो जाए, ओके, उसका इतना सा मीनिंग है। सो आगे आते हैं। तो सबसे बड़ा फेमाइन आया इंडिया में 1943 में, ओके, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, ओके, बंगाल में आया है। तो अब देखो, बंगाल में आया एंड उसकी वजह से 30 लाख पीपल मर गए बंगाल में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली अ स्टेट बंगाल, ओके। 30 lakhs people, 30 lakhs। इमेजिन भी नहीं कर सकते कि 30 लाख कितने ज़्यादा होता है, वो भी एक स्टेट में मरे, ना कि कंट्री में। सो ये यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं। डू यू नो, यहाँ, डू यू नो हु वर अफेक्टेड द मोस्ट बाय फेमाइन? आपको पता है कौन होता है सबसे ज़्यादा इफेक्ट फेमाइन की वजह से? द एग्रीकल्चर लेबर्स, फिशरमैन, ट्रांसपोर्टर्स, वर्कर्स एंड अदर कैजुअल लेबर्स वर अफेक्टेड द मोस्ट। इंक्रीजिंग प्राइजेस ऑफ राइस, दे वर द ones who died in this famine। तो आपको पता है कि ज़्यादातर लोग कौन होते हैं जो फेमाइन की वजह से मरते हैं? एग्रीकल्चर, फिशरमैन एंड कैजुअल लेबर्स एक्सेट्रा, ये सारे लोग, ओके। सो ये आपको टेबल दिया रखा है, प्रोडक्शन ऑफ राइस इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल, प्रोविंस ऑफ बंगाल। तो 1938 कब हुआ था? 1943 में फेमाइन आ गया था बंगाल में, ठीक है, एंड 1938 की बात बताई गई है। 1938 में प्रोडक्शन हुई थी राइस की 85, इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट कुछ नहीं हुआ था, ओके, मतलब कि बाहर भेजा एंड बाहर से लाया कुछ नहीं था, बट इम्पोर्ट्स हुआ 1939 में। ये आप टेबल खुद पढ़ लेना,
चलो बता देती हूँ मैं। तो 1935 में कम हुआ, ठीक है, कम हुआ प्रोडक्शन, बट हमने इंपोर्ट भी की। 1940 में हमने इंपोर्ट की, 1941 में भी हमने इंपोर्ट की, बट 1942 में हमने क्या किया, एक्सपोर्ट की। नाइनटीन 43 में क्या की, हमने इंपोर्ट की। इंपोर्ट मीनिंग्स हमने ली दूसरी कंट्रीज से, ओके, राइट, ओके, दूसरी स्टेट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट। सो ये देखो, ये आपको पिक्चर्स बनी हुई हैं कुछ, इसमें क्या है, स्टारवेशन की वजह से, स्टारवेशन विक्टिम्स, स्टारवेशन मतलब विक्टिम्स थे। 1943 में जो कांड मतलब हुआ था, फेमाइन आया था, उसके विक्टिम्स हैं, ठीक है, जो लोग बच गए थे। आप देख सकते हो कि इनकी कितनी बुरी हालत हुई है, इनको अच्छे से खाना प्रोवाइड नहीं हुआ है। सो आगे चलते हैं। या नथिंग लाइक द बंगाल फेमाइन हैज़ हैपेंड इन इंडिया अगेन। तो बंगाल फेमाइन के बाद कभी भी इंडिया में इतना बड़ा फेमाइन नहीं आया, बट इट इज़ डिस्टर्बिंग टू नोट दैट इवन टुडे देयर आर प्लेसेस लाइक कालीहंडा एंड कशीपुर इन ओडिशा। तो देखो, एक हम अभी भी इंडिया में दो प्लेसेस हैं, कालीहंडी एंड कशीपुर इन ओडिशा। उड़ीसा क्या है, अब आपका उड़ीसा जो है समुद्र के साथ लगता है ना, सी के साथ लगता है। सो उसकी वजह से उधर बहुत सारी सुनामीज लाइक आ जाती हैं, फ्लड्स आ जाते हैं। सो एंड वहाँ पे अभी भी स्टारवेशन की वजह से बहुत लोगों की डेथ होती है। स्टारवेशन डेथ आर आल्सो रिपोर्टेड इन बरान डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो बरान डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में भी स्टारवेशन की वजह से बहुत लोगों की जान गई है, एंड झारखंड में भी, एंड अदर रिमोट एरियाज। रिमोट एरियाज का मतलब है कि जो रिमोट से चलती हैं, ये मतलब नहीं है। रिमोट प्लेसेस यानी कि जहाँ पे जंगल टाइप का, मतलब जहाँ पे कोई भी रिमोट वाली चीज़ नहीं होती, ओके, यहाँ पे ये डिफाइन किया हुआ है, ओके। सो हु आर फूड इंश्योर्स। तो फूड इनसिक्योर होते कौन हैं, और फूड इनसिक्योर होते कौन हैं, लाइक अभी मैंने पीछे बताया था कि कौन होते हैं, एग्रीकल्चर होते हैं, डेली कैजुअल लेबर्स होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, फिशरमैन होते हैं। तो अब यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं। ऑल्थो अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल सफर फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी इन इंडिया। तो बहुत ही ज़्यादा लोग हैं इंडिया में, वो इनसिक्योरिटी ऑफ फूड की वजह से क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। एंड सबसे ज़्यादा कौन इफेक्ट होते हैं, लैंडलेस पीपल विद लिटल और नो लैंड टू डिपेंड अपॉन। ट्रेडिशनल आर्टियंस प्रोवाइड ट्रेडिशनल सर्विस, हाँ जी। तो ये कुछ लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, जिनके पास लैंड नहीं होता, जो किसी पे डिपेंड होते हैं, एंड बेगर्स, ओके, एंड एम्प्लॉयड वर्कर्स, मतलब कैजुअल लेबर्स इन अर्बन। ये हमारी बात हुई रूरल एरिया की, ओके। अर्बन की बात करेंगे अब। अर्बन एरिया में वो होते हैं जो लोग वर्किंग मेंबर्स आर जनरली एम्प्लॉयड इन कैजुअल लेबर यानी कि जो होते हैं, बट वो क्या करते हैं, उनके पास इतनी नीड्स होती हैं कि वो अपना खाना खा सकें, ओके, जो दूसरों के घर में जाके डोमेस्टिक चीज़ें करते हैं, और सिंपल वे में बोला जाए। सो these workers are largely engaged in seasonal activities and are paid very low wages, and that just ensure मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि सीजनल एक्टिविटीज़ के जो वर्कर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा
अर्बन एरियाज में क्या होता है, इफेक्ट होता है। यहाँ पे एक स्टोरी है रामू की। अब इस स्टोरी को पढ़ना, देखो आपको इससे क्या समझ में आता है, मैं पढ़ाऊँगी और मैं पढ़ा भी रही हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। रामू वर्क एज अ कैजुअल लेबर्स इन एग्रीकल्चर इन रायपुर विलेज। स्टोरी ऑफ रामू। रामू क्या है, कैजुअल लेबर है रायपुर विलेज में। ओके, हिज एल्डेस्ट सन, उसका एक बेटा है सोमू जो 10 ईयर का है, 10 ईयर्स का है। एंड वो क्या करता है, पाली एंड आल्सो वर्क एज अ पाली टू लुक आफ्टर द कैटल ऑफ सरपंच ऑफ द विलेज सतपाल सिंह। एंड वो गाय भैंसे चराता है। ओके, सरपंच सरपंच के घर पे, और सरपंच का नाम क्या है, सतपाल सिंह। सोमू इज एम्प्लॉयड फॉर द होल ईयर। एंड सोमू क्या है, होल ईयर के लिए उनका एम्प्लॉय है। बट उसको कितना मिलता है, उसको बस 1000 रुपीज़ ही मिलते हैं पूरे ईयर के, नॉट ऑफ 1 मंथ, 1 ईयर। ओके, रामू हैज 3 मोर सन, एंड उसके पास 2 और बेटे थे एंड 2 और बेटियां, 3 और बेटे थे एंड 2 और बेटियां थी। बट वो बहुत ही छोटे थे कि वो कोई भी काम कर पाए। एंड उसकी वाइफ क्या थी, पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। उसके वाइफ का नाम है सुनहारी। ओके, वो दूसरों के घर में जाके डोमेस्टिक वर्क करती थी एंड काउडंग मैनेज करती थी, लाइक ओके। एंड उसके खातिर उसको 1/2 लीटर यानी कि हाफ मिल्क भी मिल जाता था, 2.5 लीटर मिल्क भी मिल जाता था। एंड सम वेजिटेबल्स भी मिल जाती थी। बिशाई शी आल्सो वर्क्स इन द फील्ड अलॉन्ग विद हर हस्बैंड। एंड वो हमेशा अपने हस्बैंड के साथ भी वर्क करती थी। जब सीज़न क्या होता था, बिजी होता था, जब उसके हस्बैंड का सीज़न आ जाता था किसी काम को करने का। एग्रीकल्चर बीइंग अ सीजनल एक्टिविटी एम्प्लॉयज रोमो ओनली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ सोइंग, ट्रांसप्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग। तो जो रामू है वो एक सीजनल वर्कर था, फार्मर था। जब हार्वेस्टिंग होती थी, सोइंग होती थी एंड कुछ भी और होता था तब भी वो होता था। एंड जो 4 मंथ्स वो क्या करता था, कोई और काम करता था, बिकॉज ऑफ वो एक सीजनल वर्कर था। एंड sometimes he get employment in bricks laying or in construction activities in village। एंड कई बार एंड वो कई क्या करता है, रामू इज एबल टू अर्न इन नो आइदर इन कैश और काइंड फॉर हिम टू बाय एसेंशियल फॉर टू स्क्योर। तो वो इतना तो पैसे कमा ही लेता था कि दो वक्त की रोटी अपने घर वालों के लिए ला सके। During the days when he is unable to get some work, he and his family really faces difficulties, and sometimes his small kid have to sleep without food. Milk and vegetables are not regularly part of meals in the family. Ramu is food insecure during 4 months when he remains unemployment because of the seasonal nature of agriculture work. तो क्या होता था, कई बार ना रामू को क्या होता था, जो रामू था अब उसको वर्क नहीं मिलता था। तो वो जब वर्क नहीं मिलता था उसके पास पैसे नहीं होते थे कि अपने घर वालों को कुछ खिला सके। एंड कई बार उसके बच्चों को भूखे पेट सोना पड़ता था। एंड वेजिटेबल्स एंड मिल्क उसके मतलब हमेशा नहीं, रेगुलर पार्ट नहीं था उसके मील्स का। ओके, एग्रीकल्चर वर्क, आपको इससे क्या समझ में आया? वो ये एक अच्छी स्टोरी है, इससे आपको पता लगता है। ओके, स्टोरी ऑफ अहमद। अब मैं इसकी स्टोरी बस सीधा सीधा बताऊंगी हिंदी में। अहमद क्या था, एक रिक्शा चलाता था वो, ठीक है। एंड उसकी शिफ्ट हुई थी झुमरी से। ओके, एंड उसके 3 ब्रदर थे एंड 2 सिस्टर थी। एंड उसके पास ओल्ड पेरेंट्स थे। वो झुग्गी झोंपड़ी में रहता था। ओके, एंड उसके घर वाले उसकी डेली अर्निंग पे ही डिपेंड करते थे। एंड वो उसकी जो अर्निंग थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि अपने घर वालों को कुछ प्रोवाइड करवा सके। ओके, तो क्या करता था, वो एक ही था जो कमाता था उनके घर में। एंड कई बार ना उसके पास अगर ज़्यादा पैसे बच जाते थे, जब वो चीज़ें खरीदता था उसके पास पैसे बच जाते थे तो वो उनको सेव कर लेता था। एंड उसके पास पीडीएस कार्ड भी था, मैंने बताया था ना, जिनके बीपीएल कार्ड जो बिलो पॉवर्टी के होते हैं उनको मिलता है ये कार्ड। बट जो हमारे पास रामू था, रामू के पास बीपीएल कार्ड नहीं था, पीडीएस कार्ड नहीं था।
एंड उसको क्या है, हाफ क्वांटिटी में मिल जाते थे सारे, हाफ से भी हाफ, मतलब कि 20% पे मिल जाते थे। एंड वो उसकी वजह से वो आप वो मंथली क्या, वो हमेशा जा जाके एक एक सफिशिएंट टाइम होता है जिस टाइम में आपको राशन मिलता है डिपो से, तो आप तब जाके ला सकते हो। ओके, एंड वो हमेशा लाता था एंड वो कभी भूखे पेट नहीं सोता था। ये होती है, ये बात है आपकी पीडीएस कार्ड की। ओके, चलो नेक्स्ट। The social composition, along with the inability to buy food, also plays role food insecurity. The SC, ST, and some section of other backward classes who have either poor land base or very low and productivity and prone to food insecurity. यानी कि एंड बात की जाती है SC ST को, अब क्या है, तो वो भी क्या है, वो भी ये फूड इनसिक्योरिटी की वजह से बहुत परेशान होते थे। द पीपल इफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर हु हैव टू माइग्रेट, तो ये जो लोग थे इनको क्या था, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होते थे नेचुरल डिजास्टर से, बिकॉज ये जो लोग थे माइग्रेट करते थे, फिर उनको माइग्रेशन करनी पड़ती थी एक से काम के लिए। ओके, दिस इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न एंड इट पुट्स इवन द, अब बात आती है इन अदर बैकवर्ड क्लासेस के, SC की, ST की। ओके, लाइक दैट। तो अब बात आती है वुमेन्स, प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड बच्चों की। जो 5 साल से ज़्यादा 5 साल से कम बच्चे होते हैं ना, वो ही मरते हैं फूड इनसिक्योरिटी की वजह से। ओके, एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स, बिकॉज उनको इतना माल न्यूट्रिशन नहीं मिलता कि वो एक बेबी को जन्म दे सकें। ओके, according to the National Health and Family Survey NHFS 1998 to 1999 में बना था, the number of such women and children is approximately 11 करोड़ or 3। हाँ, तो अभी बात आती है, तो इन्होंने देखा तो माल न्यूट्रिशन ओनली 11 करोड़ जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड बच्चे माल न्यूट्रिशन की वजह से सफ़र कर रहे हैं। द फूड इनसिक्योर पीपल आर सो, इन सब की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं इकोनॉमिकली बैड है। ओके, एंड ये सारे पीपल जो कौन होते हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं एंड उनके पास इतनी पैसा नहीं होता कि कोई भी, तो अब देखो आपको कुछ प्लेसेस दी रखी हैं जहाँ पे इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट, बिहार पूरा, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र अकाउंट फॉर लार्जेस्ट ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन द कंट्री। तो ये कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे बहुत सारी इनसिक्योरिटी है, मतलब जहाँ पे लोगों को खाना नहीं मिल पाता। Hunger is another aspect indicates food insecurity. Hunger is not just an expression of poverty. The तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि हंगर जो भूख है वो हम पेवोटी, अब देखो इसमें बताया गया है कि जो भूख है वो लोगों के पास खाना नहीं है। ठीक है, लोगों के पास खाना नहीं है खाने को, उसको कहते हैं भूख। कई लोग होते हैं जो डाइटिंग कर लेते हैं, हाँ वो भूखे हैं, वो आपका इसमें नहीं आता। ओके, क्रोनिक हंगर का मतलब होता है कि डाइट्स करना। या poor people suffer from chronic hunger because of their very low income and in turn inability। तो कई लोग होते हैं जो डाइट करते हैं, कई लोग होते हैं मतलब कि क्रोनिक हंगर का मतलब होता है कि लिक्विड चीज़ें खाना ज़्यादातर, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो आटा
लाइक वीट, मतलब आटे के साथ नमक वाली रोटी खा लेना, लाइक दैट, मतलब सब्जी नहीं होती थी उनके खाने में कोई भी. एंड seasonal hunger is related to cycle of growing and harvesting. This is prevalent in rural areas because of the seasonal nature of agriculture activities and in urban areas of the casual labor. There is less work for casual construction labor during the rainy season. This type of hunger exists when a person is unable to get work for the entire year. मतलब कि कौन कौन लोग आते हैं अब इसमें, जो अर्बन एरियाज में वो लोग आते हैं जो कैजुअल लेबर्स होते हैं. तो अर्बन एरियाज में क्या होता है, जो अर्बन एरियाज में कैजुअल लेबर इस घटना से बहुत ज़्यादा गुजरते हैं. एंड सीजनल में एंड रूरल में सीजनल, ओके, जिनको खाना नहीं मिलता प्रोवाइड. एंड बाकी अभी टाइम हो चुका है, तो अब बाद में देखेंगे टेबल नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. बाय.